सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 8वीं की भारत की खोज पूरक पाठ्य पुस्तक का हम चौथे अध्याय का चौथा भाग देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है युगों का दौर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम युगों का दौर के अंतर्गत भाग 4, विकास और ह्रास। ह्रास का अर्थ होता है पतन। धीरे धीरे किसी भी सरकार की या शासन की या राज्य की या कंपनी की या व्यक्ति का धीरे धीरे पतन की ओर जाना, धीरे धीरे समाप्त होने की ओर अग्रसर होना। तो बढ़ते आगे। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उनका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 6ठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी सन प्रारंभ होता है, माफ कीजिए, मृत्यु से। तो इस प्रकार से ये पूरा समय जो है इसकी गणना की जाती है। यह जो समय है, इस समय में बहुत सारे आक्रमणकारी भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया है और लगातार इन आक्रमण की वजह से जो है भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लेखक कह रहा है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई चीज गुणवत्ता के मामले ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेती है तो धीरे धीरे फिर वो ह्रास की ओर भी बढ़ती है। उगा है तो अस्त होगा और बड़ा हुआ है तो वृद्ध भी होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे कमजोर होना और उसका ह्रास होना ये नियति है। उत्तर पश्चिम से गोरे होनों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हुनों को निकाल बाहर करते हैं। इस प्रकार से जो सत्ता में परिवर्तन है वो लगातार होते रहा है। सम्राट गुप्त के बाद फिर यशोवर्मन आ गया, उसके बाद हुनों ने, इस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होता रहा है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हुनों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हुनों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है और जहां हम लोग जानते हैं कि हर कुंभ का मेला उस जगह पर आयोजित होता है। तो ये जो उज्जैनी है, जो आज का उज्जैन है, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस प्रकार से उज्जैन में भी हर्ष के शासनकाल का जिक्र यहाँ पर लेखक कह रहा है और फिर बाद में उसका भी धीरे धीरे कमजोर होकर उसका भी अस्त हो जाता है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर है। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। तो राजधानी उज्जैनी बन गई, अर्थात उज्जैन बन गई, तो फिर से वो अपने चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ जाती है। यह बहुत बड़ा अद्भुत व्यक्ति था
जिसने अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशकार था। साथ ही कोशकार अर्थात जैसे हम लोग जानते हैं कि आज बहुत सारे शब्दकोश हमारे पास उपलब्ध है, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी मराठी शब्दकोश, हिंदी हिंदी शब्दकोश। इस प्रकार से शब्दकोश बनाने का कार्य भी इसने किया है। और व्याकरण अर्थात व्याकरण का लिखने का कार्य भी उसने किया है। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। भेषज जो है वो रसायन शास्त्र का ही एक हिस्सा है, जिसमें अलग अलग रसायनों को मिक्स कर मिलाकर एक नया रसायन बनाया जाता है। हम लोग केमिस्ट्री इस विषय में या रसायन शास्त्र विषय में भी इसी प्रकार से करते हैं। और खगोल शास्त्र अर्थात आकाश गंगा का अध्ययन, खगोल का अध्ययन जिसमें किया जाता है। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था, जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विद्वत्ता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। इस प्रकार से उसके जो सबसे बड़ी बात है कि उसके कार्यों का लोगों को स्मरण रहा और लोग उसे बड़े आदर से याद करते थे। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही है और उसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। जो भी आक्रमणकारी आए, अधिकांश आक्रमणकारी जो है उत्तर भारत से आए, तो दक्षिण जो है वो आक्रमणों से थोड़ा सा बचा हुआ रहा है। अगर कोई व्यक्ति या कोई शासक उत्तर भारत पर आक्रमण करता है और वहां विजय प्राप्त करने के बाद अपनी शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से वो दक्षिण तक आता था, तो तब तक कई बार तो आक्रमणकारी कमजोर भी पड़ जाते थे। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति के बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार, वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला होगा। गरचे हालांकि उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहां समृद्ध था और वहां कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे। वैदक या का विद्यालय था, अर्थात चिकित्सा शास्त्र के विद्यालय थे वहां पर। कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसके कारण भारत की प्रसिद्धि संसार भर के देशों में फैल गई थी। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। तो इस प्रकार से भारत विश्वविद्यालयों का गढ़ था एक प्रकार से। जो जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगते हैं। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हो, हृदय रुक गया हो और उसकी धड़कनें मंद होने लग गई है। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। अब ये शंकराचार्य जी जो हैं वो खासे प्रसिद्ध रहे। इन्होंने आर्य संस्कृति का पुनरुत्थान करने का कार्य किया है। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा था और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। तो इस प्रकार से जो है ब्राह्मणों में भी जो है तांत्रिक पूजा का प्रवेश हो चुका था और बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक पूजा का प्रवेश हो चुका था, जिसका जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहा है। जिसकी वजह से जो तांत्रिक पूजा है वो योग पद्धति
के भ्रष्ट रूप में सामने प्रकट हुई। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का है। कला में ईवी हैवल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज्यादा लंबे समय तक कायम रही। तो जैसा कि लेखक ने प्रारंभ में कहा है कि दक्षिण भारत में इतने ज्यादा आक्रमण नहीं हुए जितने उत्तर भारत में हुए। उत्तर भारत के शासकों को ज्यादा विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कला और संस्कृति का उतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया और ज्यादा स्थिर भी नहीं रह पाई है। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। धीरे धीरे जो है वो भारत जो है अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था विदेशी आक्रमणों के चलते। इसका आरंभ उत्तर भारत में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। तो बाद में कुछ बड़े शासक ऐसे आए जिन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और लगातार आक्रमण करते रहे। इन राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधाकृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनके कहने के अनुसार उनका ये कहना था कि भारत ने जो है अपना दर्शन और राजनीति स्वतंत्रता के साथ खो दी है। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि राजनीति के संरक्षण में ही सभी कलाएं और सभी विज्ञान जो है वो विकसित होता है। अगर राजनीति ने अपनी स्वतंत्रता खो ली अर्थात वो गुलाम बन गया तो कला संस्कृति भी गुलाम हो जाती है। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल, अति विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमणों के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो भारत में जो है आंतरिक पतन जो है वो बढ़ने लगा था, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत पर कब्जा करने में सक्षम हो पाए। तभी राजनीति जो है अपनी स्वतंत्रता खो पाई थी। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया था। कायाकल्प करना अर्थात अपने काया को बदल लेना, स्वरूप बदल लेना। तो इस प्रकार से भारत ने अपने स्वरूप को फिर से बदल लिया था। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताजा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। तो भारत में रूढ़िवादी विचारधारा तो रही है, लेकिन उसमें विचारों में विस्फोट भी देखने मिलता है, विद्रोह भी देखने के लिए मिलता है। सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। तो भारतीय जाति व्यवस्था बड़ी एक प्रकार से वाटर टैंक कंपार्टमेंट के जिस तरह है, जिसमें से एक टैंक का पानी दूसरे टैंक में नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से ये कट्टरपन है
इसे हम लोग कहते हैं सख्त रवैया। जाति व्यवस्था में देखने के लिए मिलता है, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता, शूद्र जो है वो वैश्य नहीं हो सकता, वैश्य जो है वो शूद्र नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सभी अपने अपने चार दीवारी में बंद है। तो ये कट्टरपन है। जहां भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहां उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों विदेशों के संपर्क में आए, विदेशी लोगों के संपर्क में आए हैं, तो ये जो कट्टरपन है धीरे धीरे कम होने लगा। अगले 400-500 वर्ष तक वे उन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बढ़ गया, जहां हर व्यक्ति का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नजर से देखते थे। नीची जाति वाले को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। तो इस प्रकार से कि धीरे धीरे कट्टरता बढ़ती गई है, जिसका जिक्र यहाँ लेखक कर रहा है। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। तो व्यापक विकास के लिए जो है इस प्रकार के ढांचे ने बाधा पहुंचाई है। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के बीच। तो जो भी विकास हुआ है वो अलग अलग समुदायों में दिखाई देता है। दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास होते रहा है भारतीय संस्कृति में, लेकिन ये जो है जाति बंधनों में बंद कर। इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए और नए ढंग के कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो अपनी संस्कृति लेकर आए, लेकिन उनके व्यवसायों को, धंधों को, कामों को जो है यहाँ के पुश्तैनी धंधों ने उसका विरोध किया और उसमें एक रस होने की जगह स्थान पर उसका विरोध करते रहे और पुरानी लकीर पर ही चलते रहे। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। तो इस प्रकार से जो है स्थितियां जो है वो एक प्रकार से लकीर के फकीर की तरह हो गई थी। इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उनके साथ संपर्क में हर जगह पर जो है पतन का सिलसिला चलता रहा। और सोच उसकी ये थी कि सनातन सोच लेकर चल रहे, दकियानुसी सोच लेकर चलते रहे और इस वजह से ये घटित हुआ। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। तो जो विकास होना चाहिए था तीव्र गति से, वो उतने पैमाने पर नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय समाज जो है रूढ़ियों से बंधा रहा, परंपराओं से बंधा रहा, जातिवाद के ढांचे में जकड़ा रहा। इस वजह से वो जो विकास की स्थिति थी, जो विचारधाराओं का विकास होना चाहिए था, वो बाधित होता रहा है। चलिए यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।